हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अकाउंटेंसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th का चैप्टर, दैट इज कैश बुक। कैश बुक का इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। और डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अर्लियर वीडियोस में, पार्ट 2 में। और आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक के आधार पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उनको कैसे टैकल करते हैं। और ये एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो एग्जाम में आपका 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा आपका, चलिए देखते हैं और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8A डीके गोयल बुक का। इंटर द फॉलोइंग पार्टिकुलर इन द कैश बुक विद द कैश एंड बैंक कॉलम। दो कॉलम बोल रहा है कैश एंड बैंक, यानी कि डबल कॉलम कैश बुक के साथ आपको एंट्री करना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है बैलेंस इन हैंड 2000 एंड बैंक 12000। मतलब 1 अप्रैल को बैलेंस कितना है, 12000 और 10000 रुपये, सॉरी 2000 और 12000 रुपये। तो 1 अप्रैल लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 2000 एंड 12000। ठीक है, चलो ये पहला हो गया। सेकंड कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महादेव 1800। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैश मिला है महादेव से 1800 रुपए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश मिल रहा है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 3 अप्रैल को लिखेंगे टू महादेव और 1800 कैश मिल रहा है तो कैश के कॉलम में हम लोग पोस्ट कर देंगे। थर्ड है आपका कैश सेल 1000 रुपया। कैश सेल मतलब कैश में बेचे हैं 1000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अप्रैल को टू सेल अकाउंट 1000 का बेचे हैं, इसलिए कैश कॉलम में 1000 रुपीज पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज बाई चेक 745। चेक से पेमेंट किए हैं, कब किए हैं, 6 तारीख को। तो एंट्री क्या होगा, 642 परचेज, सॉरी पेमेंट कर रहे हैं ना तो क्रेडिट साइड में जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो 64 बाई परचेज और 745 है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका पेड इनटू बैंक 1850। पेड इनटू बैंक मतलब क्या, बैंक में आप जमा किए हैं, तो चूंकि बैंक में जमा किए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस घट जाएगा। तो ये आपके लिए कौन सा एंट्री हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। और कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो ये कांड कब का है, 9 तारीख का है। तो 9 अप्रैल को आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो बैंक बैलेंस कितना बढ़ रहा है, 1850 1850 रुपया। तो लिखेंगे 1850 रुपया बैंक बैलेंस लिखेंगे। और क्या जमा कर रहे हैं, तो कैश जमा कर रहे हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट। और 9 अप्रैल को आपका कैश बैलेंस घट रहा है 1850 रुपए से, तो ये यहाँ पर लिखें। क्यों घट रहा है, क्योंकि बैंक में आप जमा किए। तो सिंपल सा फंडा आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो कि अगर यहाँ पे कैश कॉलम में लिख रहे हैं तो यहाँ बैंक लिखेंगे, और यहाँ पर अगर बैंक कॉलम में लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। इस तरीके से आप मतलब हालांकि ये तरीका सही नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअली बात करना चाहिए, पर इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। और चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी यहाँ पर लिखेंगे और सी यहाँ पर लिखेंगे लेजर फॉलियो में। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका पेड कैश फॉर फ्रेट 54 रुपीज। फ्रेट के नाम पे 10 तारीख को पेमेंट किए, तो 10 अप्रैल को बाई फ्रेट मतलब क्या होता है, भाड़ा। तो भाड़ा हम कितना दिए हैं, 54 रुपीज, ये आपका कैश कॉलम में एंट्री हो गया। नेक्स्ट है आपका ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर कई बच्चे फंस जाते हैं।
ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज मतलब क्या होता है, ऑफिस यूज के लिए आप पैसा निकाले, तो जब पैसा निकाले हैं बैंक से तो बैंक बैलेंस आपका घट जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एक ही ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, तो ये भी क्या एंट्री हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। इसका भी एंट्री कैसे करेंगे, 12 तारीख को है 600 रुपया, तो चलिए 12 अप्रैल को आपका कैश बैलेंस बढ़ रहा है, तो 600 रुपया यहाँ लिखे। कैश क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप बैंक से पैसा निकाले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा है तो कॉन्ट्रा लिख दिए। और 12 तारीख को आपका बैंक बैलेंस घट भी रहा है, तो बैंक बैलेंस घट रहा है तो क्रेडिट साइड में 600 लिखेंगे। और क्यों घट रहा है भाई, क्योंकि आप कैश निकाले, तो बाई कैश अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका issued a check in favor of Messrs अरुण एंड सन्स 985। अरुण एंड सन्स एक दुकानदार है जिसको हम लोग 985 रुपए का 985 रुपीज का चेक दिए हैं। कब दिए हैं, 13 तारीख को दिए हैं। एंट्री पास करना है, एकदम आसान है। 13 अप्रैल को दे रहे हैं तो 13 अप्रैल बाई कौन सन था, अरुण एंड सन्स, मेसर्स अरुण, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं। और 985 का चेक दे रहे हैं तो 985 यहाँ पर पोस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेड इनटू बैंक 715 रुपया, फिर से वही हो जाएगा। पेड इनटू बैंक मतलब क्या, कॉन्ट्रा एंट्री। पेड इनटू बैंक मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। पेड इनटू बैंक मतलब बैंक में जमा किए, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है और कैश बैलेंस घट रहा है। कितना से घट रहा है, तो 715 रुपए से, तो ये क्या एंट्री हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा 16 तारीख को। तो 16 तारीख को 16 अप्रैल 715 रुपए का ट्रांजेक्शन है टू कैश, और बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 715 रुपए। और 16 अप्रैल को चूंकि बैंक बैलेंस घट भी रहा है तो कैश बैलेंस घट रहा है, तो बाई बैंक और कैश कॉलम में लिख देंगे 715 रुपया बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ हो गया। नेक्स्ट, ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे 175 रुपया। क्या मतलब है, 17 तारीख को देखिए ड्रू कैश मतलब कैश निकाला। क्यों निकाला, उसके बेटे का जन्मदिन था 175, मतलब दुकानदार अपने बेटे के बर्थडे के लिए 175 रुपया निकाला। तो उससे मतलब नहीं है, उसके बेटे का बर्थडे कब था, 17 तारीख को, हमको उससे मतलब नहीं है। पैसा वो निकाल रहा है और बेटे का बर्थडे है तो पर्सनल यूज है, और पर्सनल यूज है तो क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग हो जाएगा। तो ड्रॉइंग अकाउंट, और 175 रुपया निकाल रहा है तो कैश कॉलम में 175 रुपया पोस्ट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका received a check from नवीन 380 रुपया and deposited the same into बैंक। 380 रुपए का चेक नवीन से मिला। नवीन जी आए और नवीन जी आकर बोले कि भैया लीजिए ये चेक 380 रुपए का, तो चेक दे रहा है तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 19 तारीख को, तो 19 तारीख को हम लिखेंगे 19 को टू नवीन, और कितने का है, 380 रुपए का चेक है, तो 380 रुपया बैंक बैलेंस अपना हम बढ़ा दिए। आप ये जो ब्लैंक है इसमें आप डैश लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डैश लिख देने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन आपका और अच्छा आएगा। नेक्स्ट, कैश सेल 200 रुपया। इसका क्या मतलब है, आप कैश में बेचे कितना, 200 रुपए का, सिंपल सा फंडा है भाई। तो कैश में बेचे तो आपका पैसा आ रहा है, तो टू सेल अकाउंट, और यहाँ पर कैश में बेचे तो 200 रुपीज कैश में लिख दिए। ठीक है, 20 तारीख को किए हैं तो 20 अप्रैल। नेक्स्ट है आपका ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री है ये, है ना। यहाँ पर देखो कॉन्ट्रा एंट्री बार बार आ रहा है, पैसा लगा रहे, पैसा निकाल रहे, पैसा जमा कर रहे, पैसा निकाल रहे। 25 तारीख को 200 रुपया निकाले तो क्या होगा, तो भाई कॉन्ट्रा एंट्री अगर है 25 अप्रैल बैंक से पैसा निकाले
तो बैंक से पैसा निकाले तो कैश बैलेंस आपका बढ़ेगा और बैंक बैलेंस घटेगा। तो कैश में लिखेंगे 200 रुपया, कहां से निकाले तो बैंक से, इसलिए बैंक अकाउंट। फिर 25 अप्रैल को बाई कैश अकाउंट, और बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा 200 से, इसलिए 200 यहां लिख दिए। काउंटर एंट्री है तो दोनों तरफ सी लिख दिया जाए और ये डैश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। एक फर्नीचर परचेज किए हैं और पेमेंट किए हैं चेक से 26 तारीख को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। फर्नीचर खरीदे हैं और कितने का खरीदे हैं, 1000 रुपए का, तो 26 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, तो बाई फर्नीचर। आपको याद है ना कि हम लोग एसेट्स खरीदते तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम बैंक कॉलम में लिख दिए 1000 रुपया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका नवीन चेक डिसऑनर्ड बैंक चार्ज 5 रुपया। ये थोड़ा समझने वाली बात है। नवीन जी से हमको चेक कब मिला था, 19 तारीख को, 380 रुपए का। ये इंटर रिलेटेड है, 19 और 27 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नवीन जी से हमको चेक मिला था 380 रुपए का 19 तारीख को, हम बैंक में जमा कर दिए 19 तारीख को, और 380 रुपया से बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया। मगर मैनेजर का फोन आया 27 तारीख को, और मैनेजर बोला भाई नवीन जी का चेक का पैसा जो है ना वो नहीं आया। तो नहीं आया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में बैंक अपना 380 रुपए से घटाना पड़ेगा। मगर मैनेजर यहीं पर रुका नहीं, बोला भाई बैंक चार्ज लग रहा है। बैंक चार्ज मतलब, अरे भाई ये जो फालतू का प्रॉब्लम हुआ, चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस में भी कुछ चार्जेस देना पड़ता है। तो दुकानदार के अकाउंट से बैंक चार्ज के नाम पे कितना कट गया, 5 रुपया। तो बैंक चार्ज तुमसे बैंक वाला मांगने नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से क्या कर देगा, डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, पहले नवीन जी का जो चेक बाउंस हुआ उसके कारण पैसा नहीं आया, हमको अपना बैंक बैलेंस घटाना पड़ेगा। और दूसरा, बैंक चार्ज जो लगा है, मतलब कि बैंक वाला 5 रुपया मेरे अकाउंट से काटा, तो इसके कारण भी बैंक बैलेंस घटा। तो 27 तारीख को 2 बार कटा पैसा, 380 रुपया अलग और 5 रुपया अलग। सर जोड़ के नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि बैंक चार्ज अलग होता है और नवीन का पैसा अलग है। ठीक है, तो 27 तारीख को, देखिए रेड पेन से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 27 अप्रैल को 2 ट्रांजेक्शन होगा। एक होगा बाई नवीन, बाई नवीन बोल के, और बैंक बैलेंस आप अपना घटा देंगे जितना से बढ़ाए थे। कितना से बढ़ाए थे, 380 रुपए से, तो 380 रुपया। और बाई बैंक चार्ज लग रहा है, तो बैंक चार्ज अलग लिखेंगे, कितना, 5 रुपया। बात समझे? आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परचेज बिजनेस प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक। किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी बंदे का बिजनेस खरीद रहे हैं, कितने का, 12,000 रुपए में, और पेमेंट किससे किए हैं, चेक से किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस आपका ज्ञान जानने का कोशिश कर रहा है। तो 29 तारीख को आप चेक से पेमेंट किए हैं, तो बाई क्या लिखेंगे, बाई आप एसेट्स लिख दीजिए, एसेट्स लिख दीजिए, और बगल में या फिर आप बिजनेस प्रीमिसेस ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाई बिजनेस प्रीमिसेस। बिजनेस प्रीमिसेस क्या होता है सर, देखिए आप प्रीमिसेस मतलब होता है कैंपस। जैसे मान लीजिए ये स्कूल है, तो स्कूल का बिल्डिंग जो है ये कहीं पे कोना में है, यहाँ पे प्लेग्राउंड है, ये यहाँ पर चैम्बर ऑफिस बना हुआ है। मगर ये जो एरिया, ये जो पूरा बाउंड्री से घिरा हुआ है, इस पूरे एरिया को बोलेंगे प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस क्या होता है, कैंपस। कैंपस में कुछ एरिया होता है पार्क का, कुछ घूमने का एरिया होता है, कुछ खाली होता है, कुछ बिल्डिंग का एरिया होता है। तो बेसिकली पूरा 12,000 रुपए में खरीदा है ये। तो 12,000 में खरीदा और पेमेंट किया चेक से, तो बाई बिजनेस प्रीमिसेस, और क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और लास्ट पॉइंट है, रिसीव्ड चेक 675 फ्रॉम हरीश। 675 रुपए का हरीश से पैसा मिला है, कब, 30 तारीख को, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 अप्रैल को टू हरीश,
और 675 का चेक मिला, इसलिए बैंक बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का बैलेंसिंग आपको हम सिखा चुके हैं पहले से, तो इसका हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे, आपको बैलेंसिंग खुद से कर लेना है। सारा पोस्टिंग अगर सही है तो बैलेंसिंग भी आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके टोटलिंग कर देना। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है 1 अप्रैल को बैलेंस इन हैंड 4000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। आपको बताए थे लास्ट क्लास में ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, देखिए बैलेंस इन कैश, बैलेंस ऑफ कैश मतलब, या चलो ठीक है, कैश मेरे पास बचा हुआ है कितना, 4,000 रुपया। मगर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक लोन, ठीक है। ओवरड्राफ्ट हम ज्यादा निकाल लिए, तो चूंकि बैंक में पैसा है तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसलिए डेबिट साइड में जाएगा। मगर बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लोन होता है, और लोन आपके लिए लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है क्रेडिट साइड में। तो एक जाएगा डेबिट साइड में और एक जाएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे, 50,000। तो सर कैसे लिखेंगे एक बार बता दीजिए। तो देखिए, आप 1 अप्रैल को लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और बैंक बैलेंस में कितना लिखेंगे, 50,000। जैसे ही आप बैलेंस बीडी देखें ना, तो आप जानकार जो है, जो अकाउंटिंग का जानकार है, वो समझ जाएगा कि इस दुकानदार का ओवरड्राफ्ट कितने का है, 50,000 रुपए का। और 1/4 को टू बैलेंस बीडी लिख रहे हैं इधर, इसका मतलब है 4,000 रुपए अगर कैश में लिख रहे हैं, तो देखने वाला समझ जाएगा कि इस दुकानदार के पास स्टार्टिंग में कितने का पैसा था, 4,000 रुपए का था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, invested further capital 1 lakh out of which 60,000 deposited into bank। समझिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इन्वेस्टेड फर्दर 1 लाख इनटू कैपिटल, ये दुकानदार को लगा कि 1 लाख रुपए और लगाना चाहिए, 1 लाख रुपए और लगाना चाहिए। तो 1 लाख रुपया ये टोटल अपने घर से लेके आया, जिसमें से 60,000 रुपया ये बैंक में जमा कर दिया डायरेक्ट, और 40,000 रुपया कैश अपने पास रखा। तो बताओ, ये जो फर्दर पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ये कब हो रहा है, 4 तारीख को। तो 4 तारीख को कुछ और पैसा लगा रहा है, तो लिखेंगे टू कैपिटल। क्योंकि पैसा लगा रहा है बिजनेस में अपना पर्सनल, तो कैपिटल अकाउंट। कैश में कितना है, 40,000 रुपया, और बैंक में कितना है, 60,000 रुपया। तो इस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 तारीख का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। सेल कर रहे हैं कैश के आधार पे। कब बेच रहे हैं, 5 तारीख को। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 5 अप्रैल को टू सेल अकाउंट। सीजीएसटी सेल कर रहे हैं तो आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना अमाउंट है आपका, अमाउंट है 30,000। तो 30,000 रुपया आप कुछ नहीं बोल रहा है तो कैश में ही मानेंगे, और 6% का टैक्स 1,800 रुपया और 1,800 रुपया, है ना। ये हम लोग तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 5 अप्रैल और 5 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स 55,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, इशूड अ चेक फॉर द सेम। 55,000 रुपए का परचेज किए हैं 10 तारीख को, तो 10 अप्रैल बाई परचेज टू बाई इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और 55,000 का अमाउंट है ये, और 6% का अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,300 रुपया, ठीक है। तो 3,300 चेक से पेमेंट किए, इसलिए बैंक कॉलम में लिख रहे हैं आपका
अमाउंट 3300, 10 अप्रैल एंड 10 अप्रैल। बाकी जो ब्लैंक एरिया है उसको आप डैश से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है पेड टू रवि रामविलास ऑन क्रेडिटर आवर क्रेडिटर 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000 रुपया। समझिए इस लैंग्वेज को। पेड टू रामविलास, रामविलास जी से हम उधार खरीदे थे। पे कितना कर रहे हैं? 25,000। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं ना, 25,000 में से 1,000 माइनस करके 24,000 कर देते हैं क्योंकि 1,000 रुपया डिस्काउंट है। मगर आप ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ो, लैंग्वेज कुछ और कह रहा है। जब आपको कह रहा है पेड टू रामविलास 25,000, इसका मतलब पेमेंट की है 25,000 रुपया और 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो आपको टोटल कितना देना पड़ता? 26,000 रुपया। यानी कि टोटल रामविलास से बाकी था 26,000 रुपया, जिसमें कि 25,000 रुपया पेमेंट किए हैं और कुछ नहीं बोल रहा है तो कैश में मानेंगे। ठीक है, तो 11 अप्रैल को बाई रामविलास और कैश कितना मान लेंगे? 25,000 रुपया। मगर बच्चा कभी कभी ध्यान देता नहीं है, देखा डिस्काउंट, फटाक से 25,000 रुपया में से 1,000 माइनस करके चिपका दिया। ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, 14 तारीख को कह रहा है रेंट 8,000 रुपया प्लस CGST SGST 6% ईच पेड बाय चेक। रेंट 14 तारीख को 8,000 रुपया दे रहे हैं, तो 14 अप्रैल को बाई रेंट 8,000 चेक से पेमेंट कर रहे हैं। बोला है कुछ ऐसा? नहीं, हाँ बोला है बाई चेक। ठीक है, तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 8,000 यहाँ हो जाएगा और बाई इनपुट CGST और इनपुट SGST हो जाएगा 14 तारीख। और अमाउंट 48,00 रुपया, 480 और 480 रुपया। ठीक है, ये आपका दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट का एंट्री हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड फॉर बाय चेक 22,400 इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। ओ, 22,400 का फर्नीचर खरीदे और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, बड़े बड़े शहरों में तो ऐसा होता ही रहता है ना। तो 15 तारीख को छोटे छोटे शहरों में थोड़ी CGST SGST लगता है। फर्नीचर वहां तो टैक्स चोरी जम के होता है। बाई इनपुट CGST और बाई इनपुट SGST आपका है 22,400 रुपया चेक से पेमेंट कर रहे हैं और 22,400 का 6% कितना होगा? 1,344 रुपया। 1344 1344। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 16 तारीख को ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, इसका क्या मतलब है? ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए एक चेक बनाए और बैंक से पैसा निकाले। बैंक से पैसा निकाले, कितना पैसा निकाले? 5,000 रुपया। बात को समझिए, ड्रू चेक मतलब होता है चेक एक बनाना, चेक बनाए। और आपको पता होना चाहिए आप अपने लिए भी पैसा अपने चेक से निकाल सकते हैं और वहां पे लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको पेमेंट कर रहे हैं और आपका नाम है मोहन, तो हम लिखेंगे मोहन और कितना देना है? 5,000 रुपया देना है। 5,000 लिखेंगे और हम अपना साइन कर देंगे। मोहन इस चेक को लेके जाएगा बैंक में, बैंक वाला मोहन को पैसा दे देगा। तो चूंकि मोहन को पेमेंट करना था इसलिए मोहन का नाम लिखे। मगर कभी कभी आप सेल्फ विड्रॉवल भी करते हैं, मतलब हम अपने अकाउंट से ATM से पैसा नहीं निकाल रहे हैं, बैंक ब्रांच गए और वहां पे चेक में लिख दिए नाम की जगह पे सेल्फ, मोहन सोहन नहीं लिखे, सेल्फ। सेल्फ मतलब है मैं खुद निकाल रहा हूं। तो अब
ये जो पैसा निकाल रहे हैं वो मुझे मिलेगा, मगर ये पैसा हम किस चीज के लिए निकाल रहे हैं, ये हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। तो वही जो ये जो लैंग्वेज कह रहा है, ये लैंग्वेज में आपको फंसाया जा रहा है कि ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाले। कितना निकाले, 5,000 रुपया। तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री होगा, एकदम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो मेरे बिजनेस का कैश बैलेंस बढ़ नहीं रहा, हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। तो ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे और बैंक बैलेंस जो है वो कितने से रिड्यूस कर देंगे, 5,000 रुपए से रिड्यूस कर देंगे। कितने तारीख को, 16 तारीख को, 16 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक 19 अप्रैल। ये देखिए 18 तारीख को चेक कलेक्शन मिला, यानी कि अतुल के पास गए 18 तारीख को और वो मुझे 15,000 रुपया दिया। तो जब अतुल 15,000 रुपया दिया, मेरा कैश बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो 18 तारीख को लिखेंगे टू अतुल और 15,000 रुपया कैश कॉलम में एंट्री कर दिए। मगर क्वेश्चन आपको कह रहा है थोड़ा रुक जाइए, 18 को पैसा मिला तो कैश बैलेंस आप बढ़ा लिए, 19 तारीख को आप इसी पैसा को बैंक में जमा किए, तो 19 तारीख को क्या हुआ, बैंक बैलेंस घटा और कैश बैलेंस बढ़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, 19 तारीख को, 19 अप्रैल टू बैंक, सॉरी टू कैश, कैश जमा कर रहे हैं। कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में। कितना, तो 15,000 रुपया। अतुल से जो पैसा मिला था वो जमा कर रहे हैं और बैंक बैलेंस आपका घट रहा है, सॉरी कैश बैलेंस घट रहा है, तो 15,000 रुपया यहाँ लिखेंगे 19/4 को बाई बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होगा, तो कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ भी और कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ भी, है ना। ये हम आपको बताए सही है, पर पोस्टिंग गलत हो गया थोड़ा। पोस्टिंग मतलब पोस्टिंग सही है, यहाँ पे इंडिकेट गलत की। देखिए सिंपल सा फंडा है, 18 तारीख को हमको अतुल से पैसा मिला, तो 18 तारीख को मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, इसलिए हम डेबिट साइड में लिख दिए। 19 तारीख को उसी पैसा को बैंक में जमा किए, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा और कैश बैलेंस घट रहा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर देखो, हम बैंक बैलेंस बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाएं, क्योंकि कैश जमा हुआ है, और कैश बैलेंस घटा दिए। क्यों घटा दिए, क्योंकि बैंक में जमा किए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड अभिषेक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, गुड्स सोल्ड टू अमृत राज 80,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। 20 तारीख को, 20 तारीख को सामान बेच रहे हैं, 20 अप्रैल को सेल कर रहे हैं, तो टू सेल अकाउंट 80,000 का, और CGST और SGST लगा है, तो टू आउटपुट CGST SGST 20/4 और 4800 आपका ये अमाउंट हो जाएगा, 4800 आपका ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड अ चेक ऑफ 88,000 फ्रॉम अमृत राज। ओहो सॉरी 5 रुपए मेरे में से ले लो और जो 5 रुपए बचा ना, मिस्टेक क्या है, एक मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 तारीख को क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलेक्शन, सॉरी 20 तारीख को गुड्स सोल्ड टू अमृत राज 80,000, CGST SGST 6% ईच। इसका क्या मतलब है कि अमृत राज को उधार में बेचे हैं। कितने का बेचे हैं, तो सर 80,000 रुपीज का बेचे हैं। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है अमृत राज का नाम दे रहा है, यानी कि हम उसको उधार बेचे हैं ना,
20 तारीख को क्या बोल रहा है, गुड्स सोल्ड टू अमृत राज 80,000 प्लस CGST SGST 6% ईच। इसका क्या मतलब है कि 80,000 का उधार में बेचे और जीएसटी भी लगा, तो ये जो पूरा एंट्री है गड़बड़ हो गया, ये एंट्री का होगा ही नहीं पोस्टिंग। क्यों नहीं होगा 20 तारीख का एंट्री, क्योंकि बाबू उधार हुआ है और उधार का पोस्टिंग कैश बुक में नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो सर जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। अगर इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं तो लिखेंगे अमृत राज अकाउंट DR टू सेल टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, ठीक है। और अमाउंट आपका 80,000 प्लस 4800 एंड टोटल हो जाएगा 89,600 रुपीज, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, उधार है इसलिए इसका पोस्टिंग नहीं किया। फिर कह रहा है 25 तारीख को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम फॉर 8800 रुपीज 88,000 रुपीज फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक 28 अप्रैल। ध्यान से समझना थोड़ा, 88,000 रुपीज का चेक मिला कब, 25 तारीख को। जमा कब किए, 28 तारीख को। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। Received a check of 88,000 from अमृत राज in full settlement of his account। अमृत राज आया, बोला कि भैया 88,000 लीजिए और हिसाब किताब क्लियर करिए, और ये लीजिए चेक 88,000 का। 25 तारीख को हमको चेक मिला। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 28 अप्रैल, और जमा कब किए बैंक में, 28 तारीख को। तो देखो चेक मिलने से कुछ नहीं होता, चेक को जमा करना पड़ता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए 89,600 रुपीज का बैलेंस था, जिसमें वो बंदा 88,000 दिया, तो 1,600 रुपया आपका क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री देखिए, सबसे पहले 20 तारीख को ये एंट्री हुआ, 25 तारीख को आपका एंट्री होगा चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट DR 88,000 का मिला है, तो 88,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरीके का क्वेश्चन बार बार आपको आगे देखने को मिलेगा। डिस्काउंट कितने का दिए, 1,600 का, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR 1,600। और टू अमृत राज, अमृत राज का हिसाब किताब क्लियर हो गया 89,600 रुपीज का, ठीक है। सर इसका आप एंट्री कैश बुक में क्यों नहीं किए, क्योंकि बाबू चेक मिल तो रहा है मगर जमा कब कर रहे हैं, 29 तारीख को। तो 25 तारीख को जो चेक मिला है वो तो बैंक में गया ही नहीं, बैंक में तो 29 तारीख को गया। तो 25 तारीख को आपको जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, चेक इन हैंड अकाउंट DR, डिस्काउंट जितना दिए वो टू अमृत राज, जर्नल एंट्री, ठीक है। सर जर्नल एंट्री में डिस्काउंट एंट्री होगा, यस होगा। कैश बुक में अगर एंट्री करते तो नहीं होता, मगर जर्नल एंट्री में होता है। अब 29 तारीख को आप बैंक में जमा किए, 29 तारीख को आप बैंक में जमा किए, तो 29 अप्रैल को लिखेंगे टू चेक इन हैंड। सर चेक इन हैंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो चेक तो अमृत राज का था, आप चेक इन हैंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अमृत राज का हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। देखो अमृत को जब उधार बेचे थे तो डेबिट किए थे, कैंसिल किए तो क्रेडिट हो चुका, तो एक डेबिट में लिखे क्रेडिट में लिखे, तो अब अमृत राज का हिसाब किताब क्लियर है। तो अब अमृत राज का नाम लिखने का जरूरत आपको नहीं है। हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, क्योंकि जब चेक मिला था तो हम उसको क्या माने थे, चेक इन हैंड माने थे। यही जो पॉइंट है सबसे टेक्निकल है। अगर कैश बुक की बात करें तो पूरे कैश बुक में इससे टेक्निकल पॉइंट कुछ नहीं है बस, और ये भी बहुत आसान है। 4-5 क्वेश्चन अभी और इससे रिलेटेड करेंगे, आपको एकदम परफेक्शन आ जाएगा, इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चेक कितने का है, 88,000 रुपीज का है, तो 88,000 रुपीज यहाँ पे पोस्टिंग कर दिए।
इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 25,000। समझिए पॉइंट को, इस तरीके का क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में फंसाता है। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी का पेमेंट करना है, इसलिए हम बैंक से 25,000 रुपया निकाले। तो ये बताओ, इस नाम पे निकाल रहे हो, अभी सैलरी का पेमेंट किए नहीं हो, तो पैसा निकाल रहे हो तो बैंक बैलेंस घट जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है। हम सैलरी देने के लिए निकाल रहे हैं पर अभी दिए नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कि सैलरी के नाम पे निकाल रहे हैं, तो पैसा तो निकाल रहे हो ना। तो 29 तारीख को क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, तो 29 तारीख को आपका कॉन्ट्रा एंट्री अगर होता है तो बैंक बैलेंस घटेगा 25,000 रुपया बाई कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और डेबिट साइड में भी हो जाएगा 29 अप्रैल को टू बैंक, और कैश बैलेंस आप 25,000 रुपया बढ़ा देंगे इधर कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, एंड लास्ट 29 तारीख का एक और ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेड सैलरी ऑफ मैनेजर बाय चेक 10,000। मैनेजर जी को बुलाएं और बोले मैनेजर ये लो चेक 10,000 रुपए का। क्यों भाई, तो ये तुम्हारा सैलरी है। तो 29 तारीख को, महीने का आखिरी डेट है ना, तो सैलरी वैलरी तो देना पड़ेगा। तो बाई सैलरी कितना, 10,000 रुपया, और चूंकि चेक से पेमेंट कर रहे इसलिए बैंक वाले कॉलम में आप पोस्टिंग कर देंगे। बस यही है आपका पूरा पोस्टिंग, आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सर इसका बैलेंसिंग अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। तो इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां हम लोग चर्चा करेंगे और क्वेश्चन, ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।